हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपको मालूम है कि अगर आपको पुलिस बिना किसी नोटिस की सूचना को और डायरेक्ट इलीगल तरीके से अरेस्ट करके डिटेंशन में रखती है तो आपके पास एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि विद इन 24 आवर वो मजबूर हो जाएगी आपको रिलीज करने के लिए। इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का नाम है रीट, जो एक ब्रह्मास्त्र है। हमारे और आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयोग होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो रीट है। हम जानेंगे कि रीट का मतलब क्या होता है, रीट कितने प्रकार का होता है और रीट का प्रयोग क्या है, कौन इसको इश्यू करता है। इसी पर आज हम लोग एक शॉर्ट मगर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि रीट क्या है। रीट जो होता है, रीट का मतलब होता है लीगल रेमेडी, कानूनी उपचार। समझिए कि जब कोई आपके कानूनी हक को यानी फंडामेंटल राइट को या किसी प्रकार के लीगल राइट को हनन करता है, एनक्रोच करता है, तो वैसी परिस्थिति में जब आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो तो आप उस फंडामेंटल राइट को या अपने लीगल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस रीट का सहारा ले सकते हैं। आप रीट या तो हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। तो रीट जो होता है वो दो जगह, दो कोर्ट में जाता है। जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट में जाएगा और नहीं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो जब आपका फंडामेंटल राइट, सिर्फ फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो वैसी परिस्थिति में आप आर्टिकल 32 में रीट लगाएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और अगर आपका फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट यानी दोनों राइट का अवहेलना हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उस परिस्थिति में उस लीगल राइट्स और अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में, कंसर्न हाई कोर्ट में आप रीट लगा सकते हैं। तो जो रीट का दायरा होता है, रीट का दायरा होता है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का दायरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप 226 आर्टिकल 226 में लीगल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक रीट का मामला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो ध्यान रहे कि वहां पर सिर्फ अपना फंडामेंटल राइट के लिए ही रीट लेकर आर्टिकल 32 में आप जा सकते हैं। ये तो रहा। अब रहा कि रीट कितने प्रकार का होता है। तो रीट जो है 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। पहला है हैबियस कर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा रीट है सस्सी ओरारी, चौथा रीट है प्रोहिबिशन और 5वां नंबर का जो रीट है उसका नाम है को वारंटो। तो ये 5 प्रकार के रीट है। अब हम देखेंगे वन बाय वन करके कि कौन सा रीट किस परिस्थिति में और किसके द्वारा लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नंबर 1 पे, हैबियस कर्पस। तो हैबियस कर्पस का मतलब क्या होता है? हैबियस कर्पस का मतलब होता है कि प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, किसी व्यक्ति को, उसके शरीर को सामने लाया जाए। यानी अगर मान लीजिए कि कोई पुलिस है, वो आपको इलीगल तरीका से आपको अरेस्ट करके डिटेंशन में डाल दिया, तो 24 घंटा के अधीन में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर के जुडिशियल कस्टडी में देना है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि पुलिस अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, उससे ज़्यादा उसको रखना नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति आपके बिहाफ पर, आपके रिलेटिव हो या आपका भाई हो, फादर हो, जो भी होंगे फैमिली में या फ्रेंड्स, वो हैबियस कर्पस का जो है रीट या तो ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं और इमीडिएटली इस पर एक्शन होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट पूछेगा उस कंसर्न पदाधिकारी से कि आप किस हैसियत से इस व्यक्ति को, कानून के किस प्रावधान में इस व्यक्ति को आप डिटेंशन में रखे हुए हैं। और वो व्यक्ति जिससे पूछा जाएगा वो मजबूर है उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जवाब को देने के लिए। तो वो जो कंसर्न अथॉरिटी है, वो चाहे कोई भी हो, वो आदेश एसपी का हो या वो आदेश एसएचओ का हो, किसी का भी आदेश हो, उस कंसर्न व्यक्ति से वो सवाल जवाब होगा। तो वो व्यक्ति जब रिप्लाई करेगा तो रिप्लाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देखेंगे कि अगर रिप्लाई संतोषजनक है, विद इन लॉ है, तो फिर उस व्यक्ति का डिटेंशन रहेगा, कंटिन्यू होगा। अगर वो लॉफुल नहीं है, इलीगल डिटेंशन है, उसके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किया गया है, कैद किया गया है, तो वैसी परिस्थिति में
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आदेश करेंगे कि विद इन 24 आवर इस व्यक्ति को रिलीज किया जाए और इमीडिएट उस व्यक्ति को रिलीज करना है। अगर वो पदाधिकारी नहीं करता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो इस प्रकार किसी भी डिटेंशन के खिलाफ, डिटेंशन से बचने के लिए अगर वो इलीगल डिटेंशन है तो वैसी परिस्थिति में हम रीट का सहारा लेते हैं, रीट ऑफ जो हाबियस कॉर्पस, और इस रीट में हम ऑनरेबल ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो ये तो रहा हमारा पहला रीट। अब रहा दूसरा रीट, सेकंड, वो है मैंडेमस। और मैंडेमस का प्रयोग बहुत ही हमारे आम जिंदगी में होता है। भले लोग इसके नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन मोस्टली वकील साहब के पास जाते हैं और वकील साहब लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो जो मैंडेमस होता है, मैंडेमस का मतलब होता है कि टू गिव कमांड, किसी को आदेश देना। इसमें जो कोर्ट होता है वो आदेश करता है। ये कब होता है, क्यों लगाया जाता है? मान लीजिए कि कोई पदाधिकारी है, वो चाहे, बट वो पदाधिकारी ध्यान रखिए कि वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, सार्वजनिक पद पर होना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी संवैधानिक ड्यूटी का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा है, जो कानून ने उसको जॉब दिया है, ड्यूटी दिया है, उस ड्यूटी को सही से नहीं डिस्चार्ज कर रहा है, ही इज नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी with full sense of responsibility or full sense of justice, in that circumstances you can utilize that writ। तो वैसी परिस्थिति में आप उस व्यक्ति को मजबूर करके काम कराने के लिए कि वो समय के अधीन में काम करे, आप रिट ऑफ मैंडेमस के द्वारा या तो ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको अपना पासपोर्ट बनवाना है, आपने पासपोर्ट का अप्लाई कर दिया, तो जो आमतौर पे जो नियम है कि पासपोर्ट को अगर सामान्य तरीके से आपने अप्लाई किया है जनरल वे, तो पासपोर्ट 15 से 30 दिन में बन जाना चाहिए। आपका वेरिफिकेशन हो करके सारे प्रक्रिया हो जाना चाहिए। अगर आप सारे कंडीशन को फुलफिल किए हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज सही है, फिट हैं, तो उस परिस्थिति में आपका जो नॉर्मल दस्तावेज है प्रक्रिया 15 से 30 वर्किंग डेज में हो जाना चाहिए। अगर आपने तत्काल में अप्लाई किया है तो 2-3 दिन में बन जाना चाहिए इमरजेंसी में। लेकिन मान लीजिए कि आपने अप्लाई किया है नॉर्मल केस में और वो जो है आप सारी प्रक्रिया को फुलफिल करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको फिट है, उसके बावजूद भी आप ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिसर को और आपका पासपोर्ट 3 महीना तक नहीं बना, तो वैसी परिस्थिति में आप उस कंसर्न पदाधिकारी जहां पे आपका काम रुका हुआ है उसके अगेंस्ट में रीट ऑफ मैंडेमस को लेकर के उस स्टेट के ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो मोस्टली आपको हाई कोर्ट के पास ही जाना चाहिए उस स्टेट का, और हाई कोर्ट उस व्यक्ति से कमांड करेंगे, उसको ऑर्डर देंगे कि किस परिस्थिति में नहीं बना, तो वो जो कंसर्न पदाधिकारी है वो जवाब पेश करेंगे। अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री है कि जो काम रुका हुआ है वो काम किसी डॉक्यूमेंट्री फिटनेस की वजह से रुका हुआ है, वो अनफिट है, कोई कमी है जो एप्लीकेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी, आपको फुलफिल करना है, जो नॉर्म्स है उसको पूरा करना है। लेकिन इनकेस आपने सारी परिस्थितियाँ फुलफिल किया है, सारी कंप्लायंस किया है, सारी शर्तें पूरा किया है, उसके बावजूद भी वो पदाधिकारी के नेग्लिजेंस की वजह से वो काम आपका नहीं हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट एक सख्त आदेश पास करेगा कि इस पासपोर्ट को 24 आवर में बना कर दो, विद इन दिस पीरियड में बना कर दो। और वो मजबूर है पदाधिकारी, चाहे पासपोर्ट ऑफिसर हो या जो कंसर्न पदाधिकारी हो जहां पे आपका काम रुका हुआ है, उसको उस पीरियड में करके देना है। तो ये जो रीट ऑफ मैंडेमस होता है वो किसी पदाधिकारी, किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ लगाया जाता है जहां पे आपका काम रुका हुआ है और वो पदाधिकारी अपनी जो संवैधानिक ड्यूटी है उसको नहीं निभा रहा है, तो उसको मजबूर करके काम कराने के लिए हम रीट ऑफ मैंडेमस लगाते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा रीट। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा रीट की तरफ। तो हमारा तीसरा रीट जो है वो सस्सी उरारी, जिसका मतलब होता है टू सर्टिफाई, प्रमाण देना, प्रमाणित करना। तो कैसे प्रमाण देना, इसका मतलब क्या होता है? तो सस्सी उरारी का रीट जो होता है ये मोस्टली हायर कोर्ट जो होता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट के पास लगाता है। यानी मान लीजिए कि ये तब लगता है कि कोई मामला लोअर कोर्ट में चल रहा हो, ट्रायल कोर्ट में चल रहा हो, और ट्रायल कोर्ट जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट
आपको लगता है कि ये जजमेंट तो गलत है, कानून के नजरिए से गलत है, असंवैधानिक है, इस जजमेंट में जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, कोर्ट जो है अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड किया है, कहीं एक्सीड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, आगे बढ़ के कानून के दायरे से बाहर बढ़ के काम किया है कोर्ट ने, या कहीं आपको लगता है कि लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है जो नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि जो ट्रायल यहां पे चल रहा है, ट्रायल इस कोर्ट का ना होकर किसी और कोर्ट का हो, यहां ट्रायल हुआ। तो अगर कोई लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो या एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन हो और या यहां पे किसी प्रकार का लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, तो वैसी परिस्थिति में जो डिसीजन आया है वो डिसीजन अब एनफोर्स ना हो जाए, कहीं आगे लागू ना हो जाए। जो डिसीजन जजमेंट आया है वो जजमेंट आगे लागू ना हो जाए, क्योंकि हर जजमेंट, कोई भी जजमेंट जब आता है तो जजमेंट के बाद उसको लागू करने की एक अलग प्रक्रिया होती है। तो वो जजमेंट अगर लगता है आपको कि वो जजमेंट जो है संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, तो वैसी परिस्थिति में आप जो रीट ऑफ ससिवरारी है लगाएंगे और वैसी परिस्थिति में ऑनरेबल कंसर्न हाई कोर्ट क्वेश्चन करेंगे जो है ट्रायल कोर्ट से कि आपके पास जो रिकॉर्ड है मुझे भेजिए, हम देखेंगे उसको एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद अगर उनको लगता है कि नहीं इसमें लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है या एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है या किसी भी तरीका से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, तो वैसी परिस्थिति में वो क्या करेंगे, उस डिसीजन को, वो निर्णय को, उस जजमेंट को वो नल एंड वाइड कर देंगे, क्वेश कर देंगे। वो एनफोर्स नहीं हो पाएगा, उसका एनफोर्समेंट नहीं हो पाएगा। तो ये रहा हमारा जो है रीट ऑफ मैंडेमस। जो ध्यान रखिए कि किसी जजमेंट के खिलाफ हम जाते हैं, जजमेंट हो जाने के बाद जजमेंट के खिलाफ जाते हैं। अब रहा नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रोहिबिशन, रीट ऑफ प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझिए कि एसटी, और इसका मोस्टली लोग इसका मतलब जानते हैं, वो कहते हैं कि चलो कोई मामला हो गया कोर्ट में तो कहते हैं हम चलते हैं हाई कोर्ट में एसटी लेने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि फॉरबिड मना करता है कोर्ट, इसमें एसटी का प्रक्रिया होता है। तो ये कब लगाया जाता है, मान लीजिए कि कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है, तो जो प्रोसीडिंग चल रही है तो प्रोसीडिंग के दौरान अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ कुछ गलती हो रहा है, यहाँ प्रोसीडिंग नहीं चलनी चाहिए, या ये प्रोसीडिंग अभी नहीं चलनी चाहिए, ये जो हो रहा है वो एरर है, इलीगल है, तो वैसी परिस्थिति में कि प्रोसीडिंग वहां ना चले, वहां चल रहा है वो गलत है प्रोसीडिंग, तो प्रोसीडिंग को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का आपको लग रहा है कि वहां नेचुरल जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हो रहा है उस प्रोसीडिंग से, तो प्रोसीडिंग को रोकने के लिए आप जो है रीट ऑफ प्रोहिबिशन का यूज करते हैं। आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएंगे, वो इस कोर्ट से पूछेंगे इसके कॉज को, और जो एक कॉज भेजेंगे, रिकॉर्ड भेजेंगे, देखने के बाद उनको लगेगा गलत है तो उसको स्टे कर देंगे, आप इसको रहने दीजिए यथावत, वो स्टे लगा देंगे उस पर। तो जो रीट ऑफ ससिवरारी होता है और रीट ऑफ प्रोहिबिशन होता है, इस दोनों में जो अंतर होता है वो एक बारीक अंतर है। अंतर यह है कि जो रीट ऑफ ससिवरारी है वो रीट किसी जजमेंट आने के बाद जजमेंट के खिलाफ लगाया जाता है ताकि उसको लागू ना हो जाए, वो जजमेंट लागू ना हो। और रीट ऑफ प्रोहिबिशन है, इसको उस परिस्थिति में लगाया जाता है कि जब आपका ट्रायल चल रहा हो, यानी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, जब आपका ट्रायल चल रहा हो, उस ट्रायल के दौरान ये जो है रीट ऑफ प्रोहिबिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा हमारा 4th नंबर का। अब लास्ट जो रीट है वो है क्यू वारंटो। को वारंटो समझिए, को वारंटो का मतलब होता है कि बाई व्हाट ऑथोरिटी, किस हैसियत से। को वारंटो का रीट बहुत बार लगा है, और को वारंटो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और जिस पद पे वो सुशोभित है, जिस पद पे कार्यरत है, सरकारी पदाधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र में, आपको लगता है कि वहां उसको नहीं होना चाहिए, या अगर है वहां पे तो जो एबिलिटी, जो काबिलियत उसमें होनी चाहिए, जो योग्यता होना चाहिए उस पद के लिए, वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि कोई प्रोफेसर है, प्रोफेसर के लिए मान लीजिए कि पीएचडी रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है,
तो वो प्रोफेसर के पास आपको मालूम है कि कंफर्म है कि उसके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है, वो एमए है, और वो प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। तो वैसी परिस्थिति में आप रिट ऑफ को वारंटो लगा करके ऑनरेबल हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप लगाएंगे, तो वो नोटिस इशू करेंगे उनको को वारंटो का कि आप किस हैसियत से इस पद पे हैं, क्या आपके पास जो योग्यता है वो फुलफिल करता है इस पद को। तो वो व्यक्ति जो है, कंसर्न व्यक्ति, वो सेटिस्फाई करेगा ऑनरेबल कोर्ट को। अगर लगता है कि सही है तो रहेगा, लगता है कि नहीं है तो नहीं रहेगा। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो ये अपना, जब आपका सरकार दिल्ली में था तो उस समय जो इनके 21 एमएलए थे, उस 21 एमएलए को इन्होंने, केजरीवाल सरकार ने जो है सेक्रेटरी भी बना रखा था, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बना रखा था। तो एक साथ दो पद एज्यूम करते थे जो कि लॉफुल नहीं है, नहीं हो। इस पर बहुत चर्चा बीच में हुआ था, तो इस पर भी क्वेश्चन हुआ था, रिट ऑफ को वारंटो लगा हुआ था। जया बहादुर के खिलाफ भी लगा हुआ था, वो राज्यसभा के मेंबर थी और उसी समय वो जो है फिल्म बोर्ड का एक सदस्य भी थी, तो उनको भी एक से रिजाइन देना पड़ा था। तो इस प्रकार को वारंटो बड़ी फेमस हुआ था एक समय, इमरजेंसी के समय। हम लोगों ने पढ़ा है कि इमरजेंसी के समय जो है 1975 में जब इंदिरा जी का शासन था, उस समय इमरजेंसी लगा हुआ था। तो उस समय बहुत लोगों को पूरे देश से जो विरोधी हो थे उनको पकड़ के पुलिस बिना किसी रीजन का अनलॉफुल डिटेंशन में उनको जेल में भेज दिया था, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। तो पूरे देश से बहुत से जो है रिट ऑफ को वारंटो ये हबियस कर्पस लगे हुए थे। हबियस कर्पस उस समय शुरू में जब मैं फर्स्ट वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे फर्स्ट वाला, कि उस समय बहुत से हबियस कर्पस लगे हुए थे 1975 में। तो अगर पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा अगर फेमस कोई हुआ तो वो हैबियस कर्पस है, जो उस समय इमरजेंसी के समय भी लगा हुआ था, हैबियस कर्पस। और इसमें जो है बहुत से लोग अंदर थे। हैबियस कर्पस में ऑनरेबल हाई कोर्ट उस समय 1975 में कहा था कि नहीं, जो हो रहा है गलत हो रहा है, हमारा राइट है कि हम पूछें, कि हम देखें कि डिटेंशन जो है लॉफुल है कि नहीं है। लेकिन उस समय सरकार कह रहा था कि नहीं, इमरजेंसी में जो है आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है, आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाता है, तो आपका जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये बात है, इस पे भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो ये रहा 5 प्रकार का जो है रिट, और फिर हम किसी अगले टॉपिक के साथ आपके बीच आएंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।